गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हुक या फिर स्पेरियस लीक्वर। तो ये आपके सोशल इश्यूज और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 22 लोगों की डेथ हो गई है तमिलनाडु में स्पेरियस लीक्वर या जिसको हुक कहते हैं वो कंज्यूम करने की वजह से। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अल्कोहल बनती कैसे है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दो प्रोसेस से बनती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन किया जाता है। यीस्ट या फिर बैक्टीरिया जो है वो शुगर्स के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिस्टिलेशन में फिजिकली जो है अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है रेस्ट ऑफ द मिक्सचर से, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इथेनॉल जो है उसका भी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है, क्योंकि लिवर में जाकर जो है आपकी ये अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होती है और ये एसेटल्डिहाइड बनाती है जाकर। ठीक है। अब ये इससे आपके एसेल्टेडिहाइड की वजह से ही जो है आपको हैंगओवर से लेकर कैंसर तक की भी बीमारी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हुक क्या होती है? हुक में क्या होता है कि एथेनॉल की बजाय मेथनॉल जो है वो यूज़ किया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेथनॉल जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, इससे डेथ तक भी हो सकती है। और जो है वो इवन जो है ये बताना कि किसी के लिए वो सेफ़ है या नहीं ये भी इम्पॉसिबल है। किसी भी पर्सन के लिए वो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। अब मेथनॉल को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। शेड्यूल 1 ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के अंदर उसको रेगुलेशन की हुई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस के अंदर भी उसको जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ मेथनॉल जो है वो डिफाइन की गई है कि कितने लिक्वर में होगी। इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी क्वालिटी ऑफ मेथनॉल की जो है वो बताया गया है कि कितनी कैसी क्वालिटी की जो है वो मेथनॉल जो है वो इस्तेमाल की जाएगी अगर करनी भी है तो। ठीक है। अब मेथनॉल जो होती है उसकी पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे करते हैं? सबसे पहला तो जो है तरीका वो ये है कि इथेनॉल इथेनॉल जो है वो क्या करता है, वो मेथनॉल के साथ compete करता है एडीएच एंजाइम्स को जो है वो जो है अटेंशन लेने के लिए। ऐसे ही एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें फॉर्मेपिजोल एक एंटीडोट होता है जो कि एडीएच एंजाइम्स के एक्शन को जो है वो स्लो कर देता है। धीरे धीरे जो है जब वो जो है मेटाबोलाइजेशन होगी, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा धीरे धीरे, और उससे क्या होगा कि बॉडी को डेडलियर इफेक्ट्स जो है वो मेथनॉल के नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईसीएल बेस्ड लोन लॉस प्रोविजनिंग। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बैंक्स ने जो है आरबीआई को कहा है कि हमें 1 साल का और टाइम दो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स को के सिस्टम को लाने के लिए। अब जनवरी 2023 में हमने भी डिस्कस किया था कि आरबीआई जो है वो एक ड्राफ्ट गाइडलाइन लेकर आया था कि क्रेडिट लॉस अप्रोच जो है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच जो है उसको हमको फॉलो करना है बैंक्स को। और अब जो है कहा जा रहा है बैंक्स को शायद 1 साल का टाइम और दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। अब लोन लॉस प्रोविजंस क्या होते हैं? बेसिकली बैंक्स को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है कि कहीं अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा लोन पे तो ऑफ कोर्स वो उससे जो है वो कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। अब समझ लो आपके पास 100 रुपये हैं बैंक के पास। ऑफ कोर्स उसमें से वो 20 रुपये तो अपने पहले ही रख लेंगे साइड में, एक रिज़र्व बना के कि नहीं जो है कुछ तो लोन्स जो हैं वो बैड होंगे, हमारी हिस्ट्री ऐसी कहती है कि इतने परसेंट लोन्स जो हैं वो हमारे इस रीजन में जो है वो बैड लोन्स होते हैं। लेकिन जो है अभी अप्रोच क्या फॉलो की जा रही है? अभी अप्रोच फॉलो ये की जाती है कि अभी जो है बैंक्स ये अज्यूम करते हैं कि जब तक कोई लोन बैड नहीं हो जाता सच में तब तक वो ये मानेंगे कि हाँ ये रीपे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर सोसाइटी में, हर इकोनॉमी में जो है लोन्स तो बैड होंगे ही, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग जो है वो पैसा पूरा चुका देंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि बैंक्स जो हैं वो ये सोचकर बैठे रहते हैं कि जो है लोन तो आ ही जाएगा जब तक लॉस इंकर नहीं होता। ये इंकर्ड लॉस बेस्ड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं अभी तक। जब तक लॉस इंकर नहीं होगा तब तक बैंक्स जो है वो यही मानकर चलते हैं कि इनका जो है वो लोन जो है वो वैलिड है और वो रियलाइज हो जाएगा। तो इसी में इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बैंक्स बेसिकली अपनी इनकम को ओवरस्टेट कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, जबकि वो लोन बैड होने वाला है। लेकिन फिर भी बैंक्स क्या जो है अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जो है वो लोन जो है वो रियलाइज हो जाएगा। इसीलिए जो है आरबीआई ने कहा कि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अपना ओवरस्टेट करते हो, फिर आप और ज़्यादा लेंडिंग करते हो। आप ये सोचते हो कि आपका तो पैसा आ ही जाएगा, आप और लेंडिंग करते हो, उसमें से भी बैड लोन्स होते हैं।
तो ये एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका एक जो है आपके बैड लोन्स के ऊपर आ जाता है। तो इससे बेटर क्या ऑप्शन है कि आप अपने प्रोविजनिंग बनाओ, रिजर्व्स बनाओ, और उसमें से अगर कोई जो है, या आपने अज्यूम करके चलना है कि आपका इतने परसेंट लो जो है लोन वो आपका बैड होगा, उसके लिए आपने रिजर्व्स में से जो है वो लॉस को कवर करना है। ठीक है। अब आरबीआई ने जो फ्रेमवर्क प्रपोज किया है उसमें उन्होंने कैलकुलेशन करने का भी मेथड बताया है कि स्टेज 1 एसेट्स, स्टेज 2 एसेट्स और स्टेज 3 एसेट्स में आप इनको क्लासीफाई करो। स्टेज 1 वो एसेट्स होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, जिनका ना तो शुरुआत में कोई बहुत क्रेडिट रिस्क है, ना ही रिपोर्टिंग डेट पर भी जो है वो उस टाइम पर भी उनका जो है क्रेडिट रिस्क बहुत लो था, और इन एसेट्स को 12 महीने के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस जो है इनके रिकॉग्नाइज किए जाएं, और ये जो है इस बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन रखी गई है। अब स्टेज 2 एसेट्स क्या कह रहे हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें इनिशियली जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके बैड लोन होने की जो है वो संभावना थोड़ी कम है, तो उसके लिए थोड़ा कम अलग परसेंटेज ऑफ आप अब रिजर्व रखोगे। ठीक है। जो सबसे फर्स्ट है वो तो सबसे मतलब कंपैरेटिवली सेफ है। जो स्टेज 3 है उसमें तो क्या है कि जब आप लोन दे रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि जो है ये क्रेडिट लॉस जो है होने वाला है, और जब आप जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जब पेमेंट का टाइम आ रहा है, रिपोर्टिंग डेट आ रही है, तब भी जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो इनके लिए आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो है वो आपको लोन रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि इन ऐसे जो स्टेज 3 एसेट्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा चांस है कि ये डिफ़ॉल्ट होंगे। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स यही हैं कि जब आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉलो करोगे तो आपका जो है बैंकिंग सिस्टम रेजिलिएंट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने लॉस के लिए तो अलग से ही रिजर्व भी बना दिया है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी पेस। इकोनॉमी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सी पेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट जो है सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। बेसिकली अभी क्या होता है कि जब कंपनीज जो हैं जब वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है अपनी जो है वो अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से अपने ऑपरेशन को स्ट्राइक ऑफ करवाने में। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ एग्जिट को जो है कंपनीज के लिए डिलीवर करने के लिए अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये एक तरह से सी पेस सिस्टम लेकर आया है, जिसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर कर रहे हो आप अपनी कंपनी की तो वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी भी जो सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि रिमूवल करवाना अपनी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, अगर आप आपने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया है तो। ठीक है। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये सी पेस सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर परिक्रमा। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने कहा है कि फेज़ 5 जो है सागर परिक्रमा का वो शुरू होएगा। और सागर परिक्रमा क्या है, बेसिकली इसमें जो है आपके स्टेट फिशरीज ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के जो है वो जो है आपके ऑफिशियल्स, फिशरमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिश फार्मर एंटरप्रेन्योर्स, स्टेक होल्डर्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, ये सब जो है बेसिकली ये एक परिक्रमा पर निकलते हैं, जिसका आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से एक राउंड पर निकलते हैं, और ये जो है वो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर ये आपके फ़िशर फार्मर्स हैं या फ़िशरमैन हैं, उन कम्युनिटीज़ से पूछा जाता है कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो इस बार जो फेज़ 5 की जो जर्नी है वो 6 लोकेशंस को कवर करेगी महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो इम्पोज कर दिया है, जो कि एप्पल्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। अब ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या है, एक टेम्प्रेरी मेजर है डोमेस्टिक फार्मर्स को बचाने के लिए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो है ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो इम्पोज किया है, ऑफ कोर्स थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है ये सजेशन देती है, इम्पोज करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। अब ये इसलिए किया जा रहा है कि जो है टैक्स फ्री इंपोर्ट्स ऑफ एप्पल्स आ रहे हैं बाहर से, तो जो लोकल हमारे एप्पल के जो फार्मर्स हैं उनके जो है इंटरेस्ट जो है वो हार्म करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी एप्पल जो कि 50 रुपये पर केजी से नीचे है उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अदरवाइज़ तो हमारी एप्पल प्राइसेस जो हैं वो लोकल मार्केट में वो रीस्टेबलाइज हो जाएंगे। उनको स्टेबलाइज करने के लिए ही ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो लाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट।
ये रिप्लेसमेंट जो आई एम सॉरी रिप्लेसमेंट 2023, तो ये रिपोर्ट जो है आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट के मुताबिक नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल अगर हम देखें वर्ल्ड में, तो वो 71 मिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं एज ऑफ एंड ऑफ 2022। ये रिपोर्ट बनाई किसने है? नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने। और बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को विद इन देयर ओन बॉर्डर्स जो है वो डिस्प्लेस होना पड़ा है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑन वायलेंस, यूक्रेन में जो सिचुएशन चल रही है, 17 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स तो सिर्फ वहीं पर हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो हैं वो 71 मिलियन पहुंच चुके हैं, हमने देखा अभी। इंडिया में जो है वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट देखी गई है 2.5 मिलियन के आसपास। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संचार सारथी पोर्टल। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने रिसेंटली सिटीजन सेंट्रिक संचार सारथी पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये कई तरह के रिफॉर्म्स और सर्विसेज जो है वो आपका पोर्टल आपको देने वाला है मोबाइल कनेक्शंस और टेलीकम्युनिकेशंस के फील्ड में। तो सी डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर उन्होंने ये जो है इसको बनाया है। और इसमें जो है जैसे आपके 3 मेजर रिफॉर्म लाए गए हैं। पहला है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसमें आप जो है कोई अपना मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है या आपका जो है वो गुम हो गया है, तो आप उसको जाके ट्रैक कर सकते हो या फिर उसको ब्लॉक करवा सकते हो, ठीक है, ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना करे। फिर नो योर मोबाइल कनेक्शंस, आपके आधार नंबर पर या आपकी जो है आइडेंटिटी प्रूफ पर कितने मोबाइल नंबर जो है वो इशू किए गए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। अगला है आपका ASTR। ये बेसिकली आप कोई भी नंबर जो है अगर किसी पर्टिकुलर IMEI नंबर के साथ एसोसिएट हो गया है, उसको आप ट्रैक करवा सकते हो या फिर अपने स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप उस नंबर को ब्लॉक करवा सकते हो, ठीक है। समझ लो आपका फ़ोन चोरी हुआ, उसमें किसी और ने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, तो आप उसको जो है वो ब्लॉक करवा सकते हो क्योंकि आपके पास IMEI नंबर है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये भी आपका इकोनॉमी के लिए, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को एक फिलिप देने के लिए जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 7 मेजर फील्ड स्टडीज़ जो है वो कैरी आउट की हैं रिसेंटली। तो NPC जो है वो फील्ड स्टडीज़ कर रहा है 7 एरियाज़ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो देखने के लिए, फ़िश मार्केटिंग सिस्टम ऑफ आंध्र प्रदेश में खासकर। तो इससे होगा क्या कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं या फिर जो भी जो है आप फिशर फार्मर्स को या फिशरमैन को जो हेल्प दी जाती है सरकार द्वारा, उसको जो है वो उसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल क्या है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है DPIIT के अंडर। 1958 में इसको बनाया गया। जो है आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी और एक टोटल सोल्यूशन देने के लिए इंडस्ट्री को जो है ये काम करती है। ये एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट है टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के बेसिस पर इसको भी बनाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। ये वैसे तो टॉपिक ज्योग्राफी का है, बट क्योंकि हम अपने टॉपिक्स में जो है हम इसको इन्वायरमेंट में कवर करते हैं, तो आप इसको इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अराइवल ऑफ मानसून इस बार थोड़ा डिले हो जाएगा केरला कोस्ट पर फ्यू डेज। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देख लो 1875 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। अब IMD कह रहे हैं कि जून से सितंबर का जो सीज़न है इस बार जो रेंज होंगी वो 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होगी। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? पिछले 50 साल का ऑलमोस्ट जो है एवरेज निकाला जाता है। 1961 से लेकर 2010 का अभी तक हम देख रहे हैं, उसका जो एवरेज है 88 सेंटीमीटर्स, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है कि इस बार कितनी रेनफॉल होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 94% के आसपास 88 सेंटीमीटर्स की जो रेनफॉल है उसके 94% के आसपास जो है वो इस बार आप रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर IMD। अब साउथ वेस्ट मानसून का डिले होना क्या कॉज ऑफ कंसर्न है? नो ऑफ कोर्स। अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से ये मानसून डिले ही होता जा रहा है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 2020 जब जो है ऑनसेट जो है वो नॉर्मल डेट पर आया था। लेकिन इसका कोई जो है मानसून के स्ट्रेंथ पे या मानसून के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है एल नीनो। एल नीनो जो है वो बन रहा है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, और कहा जा रहा है कि एल नीनो जो है वो समय से पहले ही बन जाएगा, जिससे कि इंडियन मॉनसून रेनफॉल जो है वो सप्रेस होने का खतरा है, ठीक है। सो इंडियन अब
एनसो है क्या, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन है क्या? तो एनसो बेसिकली एबिलिटी टू चेंज द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक, एनसो के पास जो है वो एबिलिटी टू चेंज ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। और एनसो जो है वो उसके अंदर, वो वैसे तो एक सिंगल क्लाइमेटिक फिनोमिना है, बट इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। एन एल नीनो में क्या होता है कि वार्मिंग होती है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की, उसकी वजह से जो है हमारा नॉर्मल मानसून रेनफॉल जो है वो कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर जो आपके ईस्टर्न साइड पर जो है वो लो प्रेशर ज़्यादा बन गया है, यहाँ पर उतना लो प्रेशर नहीं है, तो क्या है कि मानसून विंड्स उस साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी, या फिर इस साइड जो है मानसून विंड्स आएंगी ही नहीं। ला नीना में क्या होता है, कूलिंग होती है ओशन सरफेस की, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की, तो वहाँ पर बहुत वेरी वेरी हाई प्रेशर बन जाता है, तो वहाँ पर जो है विंड्स को, ट्रेड विंड्स जो है वो इस तरफ हमारी तरफ जो है वो पुश की जाती हैं, और उसकी वजह से जो है हमारा मानसून जो है वो बेटर हो जाता है। न्यूट्रल कंडीशंस मतलब क्या हुआ, ना तो एल नीनो है ना ही लानीना है, और जो है ट्रॉपिकल पैसिफिक जो है वो एवरेज टेम्परेचर्स पर चल रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is hook or spurious liquor. So this topic is important for your social issues and your science and tech section. So as many as 22 people have died after consuming spurious liquor in Chengalpattu and Vilupuram districts of Tamil Nadu. So you know that alcohol creation, the science behind this alcohol creation is very simple. There are two methods. First, of course, is fermentation, and the second one is distillation. Under fermentation, a chemical reaction is made where yeast or bacteria react with the sugars and they produce ethanol. Whereas in distillation, you physically separate alcohol from the rest of the mixture using evaporation and condensation techniques. So, how this ethanol can affect the human health? Because ethanol gets metabolized in the liver and the stomach, they form ADH enzymes, and of course, the ADH enzymes metabolize this ethanol to form acetaldehyde. So this acetaldehyde is responsible for the hangover or even the worst situation, which means cancer, and it is basically responsible for that. As per World Health Organization, no amount of alcohol consumption is safe for human health. But what happens in Hook is that instead of ethanol, they make methanol, which is a very different form of alcohol, and it is highly toxic for human health. So a high concentration of methanol can even lead to fatal consequences. So it is near impossible to tell whether hook is safe to consume before actual consumption. Okay, so methanol is regulated in India under several of the regulations or acts. And how can methanol poisoning be treated then? So first, of course, is to administer ethanol to that person so that it can start competing with methanol for the ADH enzymes. The other option is to administer an antidote called fomepizole, which can slow down the reaction of ADH enzymes, causing the body to produce formaldehyde at a rate that body can quickly excrete. Okay. So the next topic is ECL based loan loss provisioning. This topic is important for your economy section. So banks have requested the RBI that they need one more year time to implement this system of expected credit loss for provisioning of loans. So earlier, you know that we discussed about it also in January 2023. RBI came out with draft guidelines proposing this expected credit loss approach for credit impairment, and it said that banks will be given 1 year period. So now it is being said that about uh, 1st of April 2025 would be given, 1 more year would be given to them so that they can implement this particular provisions. So what is loan loss provision? Basically, banks are being asked that you should set aside certain reserves for your losses because not all the loans would be realized. Okay, so this is a very basic phenomena. You know that when you are in the banking system or when you're in the banking business, all the loans that you are giving, they are not going to get realized. There would be some percentage of loan that would not be realized and it would cause you losses. So for that you have to make reserves. This is what loan loss provision is asking. Whereas currently what we follow, the present approach is we are following the incurred loss based approach, which means that until the loan actually gets bad, we do not consider it as a loss for us. So because of that,
the banks continue to treat these bad loans as the loans which can be realized anytime, so they do not put it into their losses. So what happens is that they are overstating the income that they are generating. So what is happening is that it is a vicious cycle. Because they are overstating their income, they are even lending more money to the borrowers. Even those borrowers could even cause bad loans. So this is a vicious cycle. So that's why RBI is asking them that you should make loan loss provisions, and if there is any bad loan or any financial asset or that can turn into a bad loan, you should consider that as a loan, a loss, and you should start making reserves for that, so that in the worst of scenario you can use the reserve money. Okay, so classification of these assets have also been mentioned by RBI. First, of course, are the least likely to be the first class of assets are the least likely to turn into losses. Second one, of course, are the medium ones, and the third one, of course, are those loans which are most likely to cause losses to bank. So for that, separate criteria, separate level of reserves have to be maintained by the banks as to ensure that the loans, if they cause losses, will be covered under the reserves. Okay, so the next topic is CPACE. This topic is again important for your economy section. So Corporate Affairs Ministry has recently established CPACE, which is basically Center for Processing Accelerated Corporate Exit. So this is a centralized process for striking off companies from the MCA register. So this will be located at the Indian Institute of Corporate Affairs in Gurgaon, and this will be functioning in operation through the registrar of companies, and it will work under the supervision of DGCOA. So what would happen here is that CPACE would help reduce the burden on registry and provide stakeholders with hassle-free filing. So you know that we want to provide ease of doing business, and we should also be providing ease of exit for companies. So there could be certain reasons that I want to exit from my business, but the procedure for winding down a company is very big, or it is time consuming. So as per section 248, the company, the removal of the name from the company, if you're not carrying out the business, takes about 2 years of time. But with this CPACE, it can now be completed within 6 months. Okay, so the next topic is Sagar Parikrama. This topic is again important for your economy section and for your governance section also. So Ministry of Fisheries has announced that phase 5 of Sagar Parikrama initiative would be launched soon. So uh, Sagar Parikrama is basically meant to address the challenges which are faced by fishers and stakeholders, and especially those uh, who are being given benefits under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Kisan credit cards. So what happens here is that officials from state fisheries department, fishermen representative, fish farmer, entrepreneurs, stakeholders, professionals, etc., they are accompanied by the Ministry of Fisheries officials, and they go on a journey. And this time, of course, 6 locations have been identified, and they would meet all these fishermen folk and the stakeholders, and they would seek suggestions how their problems can be identified and resolved. Okay, so the next topic is minimum import price. This topic is again important for your economy section. Central government has recently introduced the minimum import price for apples in Jammu and Kashmir. So this is basically a temporary measure, and it will provide protection to domestic farmers. So DGFT, you know that it recommends this import duty, and the task of actually imposing this duty is with Ministry of Finance. So it is being done to protect the interests of local farmers, because there is a possibility that tax-free imports of apples could be made from other countries. So that's why any apple which is costing less than 50 rupees per kg will not be imported by India. So the next topic is Global Report on Internal Displacement Replacement 2023. So this topic is again important for your
social issues. So, number of internally displaced people around the world have reached 71 million as of the end of 2022. So this is being said by this global report on internal replacement. So this report has been released by Norwegian Refugee Council's Internal Displacement Monitoring Center. So internal displacement means people are being forced to move inside their own borders due to several reasons, like conflict is the cause of internal displacement in Ukraine. So 17 million displacements have happened in Ukraine due to this war. In India, natural disaster is one of the major causes, and due to that, 2.5 million displacements have occurred. So the next topic is Sanchar Sathi portal. This topic is important for your governance section. Union Minister for Communications has recently launched a citizen-centric Sanchar Sathi portal. So this portal is basically giving services to mobile connections and telecommunications related sector. So C dot under the Department of Telecommunications will help prevent fraud such as identity theft, forged KYC, or banking frauds through this particular portal. So there are three reforms which are being introduced. First, of course, is the Central Equipment Identity Register, under which anyone can track and block lost or stolen phones anywhere in the country. Second, of course, is know your mobile connections, so you can see how many connections or mobile connections are linked to your Aadhaar or your identity proof, so that any false connection that may have been taken under your name could be discontinued. Similarly, there is another ASTR, in which any number which is associated with the lost mobile phone of yours can be tracked using the IMEI, and it can be blocked so that your mobile phone cannot be misused. So the next topic is National Productivity Council. This topic is important for your economy section. So to give fresh impetus to the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, 7 major field studies are being carried out by National Productivity Council. So these field studies are checking the best practices in fish marketing system of Andhra Pradesh, and it will help strengthening the mechanism of delivery of central scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So, what is National Productivity Council? It's an autonomous organization with the DPIIT, and it was set up in 1958. And the aim, of course, is to propagate productivity consciousness, and it acts as a total solution provider to industry, services, and agriculture sector. So, it is a constituent of Tokyo-based Asian Productivity Organization, and it is modeled on that only. Okay. So the next topic is late onset of monsoon. This topic is important for your geography section, but we also cover the geography topics within our environment topic. Okay, so IMD has recently predicted that arrival of monsoons over Kerala coast will be delayed. So IMD, you know that it was established in 1875 and it is functioning under the Ministry of Earth Sciences. But IMD has predicted that this year monsoon would remain in the normal category, 94% of the long period average. So it would be about 94% of 88 centimeters, which is the long period average of the last 50 years. So this delay may cause any concern for for the monsoon? No, it does not happen, because delay does not mean that monsoon would fail. Only once in the last many years monsoon has arrived on time, but in 2020, but over the past 5 years it has always been delaying. Okay, but the real problem this year is El Nino. So it can suppress the Indian monsoon rainfall. So we have to keep a track over it, because it is being said that El Nino can develop earlier than expected this time. So what is El Nino? So El Nino is basically El Nino and Southern Oscillation. It is one of the most important climate phenomena due to its ability to change the global atmospheric circulation. El Nino and Southern Oscillation is not a single climate phenomena. It has three states. So first, of course, is El Nino, in which the warming of central and eastern tropical Pacific Ocean occurs, due to which the normal monsoon rainfall in India suffers, because of course at that uh,
location, central and eastern Pacific Ocean, low pressure develops, so the trade winds are not as strong as to carry the monsoonal winds towards India. Similarly, in La Nina, the cooling phase occurs in central and eastern tropical Pacific Ocean. Due to very very high pressure in this area, the trade winds get strengthened, and when they move towards India, these monsoon they help the monsoon winds to travel towards India. That's why comparatively better monsoon rainfall in India is witnessed during La Nina phase. Neutral phase is basically neither there is El Nino nor La Nina. So generally the rainfall in India, the monsoonal rainfall is close to average. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.